हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आपका स्वागत है एक बार फिर से। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस अंडर सेक्शन 18। पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं इसके बारे में, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरी आईटीसी की पीरियड जो नहीं देखी है, जो है पहली वीडियो मीनिंग क्या होता है और एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस क्या होती है, वो वीडियो जो आपको जरूर देखनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है और आपको बस इस वीडियो को ढंग से देखना है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आईटीसी अवेलेबिलिटी इन केस ऑफ पर्सन लाइबल टू रजिस्टर। जब पर्सन रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल हो चुका है, मतलब उसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है टर्नओवर की वो एक्सीड कर चुकी है, तब आईटीसी कैसे मिलता है। सो व्हेन अ पर्सन बिकम लाइबल टू रजिस्ट्रेशन एंड ही हैज अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 days फ्रॉम डेट ही बिकम्स लाइबल, ही कैन अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर वो लाइबल हुआ और उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, तो वो इनपुट टैक्स हेड दे पाएगा। कौन कौन सा इनपुट हेड भी? स्टॉक, तो स्टॉक है उसके पास, सेमी फिनिश्ड गुड्स है, फिनिश्ड गुड्स है, और वो आईटीसी ले लेगा। कहाँ से मिलेगा? ऑन द डे इमीडिएटली प्रेसीडिंग द डेट फ्रॉम विच ही बिकम लाइबल। जिस दिन वो लाइबल हुआ तो उसके एक दिन पहले से आपको आईटीसी मिल जाएगा। सबसे बड़ा फायदा ये है। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि एलएमसी कंपनी है, अब उसकी टर्नओवर 20 लाख से एक्सीड कर गई, 1 जून 2018 को लाइबल हुआ। अब उसने रजिस्ट्रेशन का अप्लाई करा 20 जून को। कब करा? 20 जून को, मतलब 30 दिन के अंदर कर दिया। देख पा रहे हो? 30 दिन के अंदर कर दिया। अब 30 दिन के अंदर जैसे ही करा, अब उसका रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो गया 1 जुलाई को। मुझे बताओ कि इसको आईटीसी कब से मिलेगा? क्योंकि उसने 30 दिन के अंदर कर दिया है। तो जब वो लायबल हुआ था उसके एक दिन पहले देखो, कब हुआ था? 1 जून को हुआ था। 1 जून के पहले क्या आता है? 31 मई। तो 31 मई से आईटीसी को मिल जाएगा। जो भी उसके बाद इनपुट उस समय पड़े होंगे, जो भी फिनिश पड़े होंगे, जो भी पड़ा होगा, 31 मई से आपको फायदा मिल गया है। वरना फायदा आपको 1 जुलाई को मिलना था, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो ग्रांट 1 जुलाई को हुई है, बल्कि आपको 30 दिन का फायदा मिल गया है। तो ये फायदा होता है अगर आप 30 दिन के अंदर अप्लाई कर देते हो। लेकिन अगर 30 दिन के अंदर नहीं करते हो तो ऐसा नहीं कि आईटीसी आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन फिर 1 जुलाई से मिलेगा। 1 जुलाई 2018 जब आप ग्रांट होगा रजिस्ट्रेशन। और ये सबसे बड़े फायदा है। दूसरा होता है कि जब आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कर लेते हो अप्लाई, जब आप लाइबल नहीं हुए, आप बस आपको लगा कि मुझे रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए और आपने वॉलंटरी अप्लाई कर दिया, तो भी आपको आईटीसी मिल जाएगा। वही आईटीसी मिलेगा, स्टॉक वाला, सेमी फिनिश फिनिश गुड्स वाला। ऑन द डे इमीडिएटली प्रोसीडिंग द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर बस एक फर्क है कि क्योंकि यहाँ पर आप लाइबल नहीं हुए थे, तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि इमीडिएटली प्रोसीडिंग फ्रॉम द डेट ऑफ लाइबल, बिकॉज लाइबल हुए नहीं यहाँ पर आप। तो जब आप ग्रांट होगा रजिस्ट्रेशन तब से ही मिलेगा इस केस में। उस केस में चलो आप लाइबल हुए थे तो अब से आपको दे दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन इस केस में आप लाइबल नहीं हुए थे, तो जब तक आपका रजिस्ट्रेशन ग्रांट नहीं होता तब तक आपको नहीं मिलेगा। तो इमीडिएटली प्रोसीडिंग, ये लाइन हर जगह आएगी। जब भी आपका ग्रांट होगा उसके एक दिन पहले देख लो। जैसे कि आपने रजिस्ट्रेशन अप्लाई करा 15 जून को, अब 1 जुलाई को आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो गया है, तो 1 जुलाई के जस्ट पहले क्या आता है? 30 जून। तो 30 जून 2018 से जो भी आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, जो भी आपके पास इनपुट पड़े होंगे, स्टॉक फिनिश गुड सबके तौर पे। तो यहाँ पर दोनों में एक ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों में इनपुट हेड इन स्टॉक और सेमी फिनिश गुड, फिनिश गुड यही लिखा हुआ है। कहीं पे भी कैपिटल गुड्स लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। तो कैपिटल गुड्स का आईटीसी नहीं मिलता। जब आप किसी भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हो, चाहे वॉलेंटरली चाहे आप लाइबल हुए थे, आईटीसी आपका इनपुट्स का मिलेगा, कैपिटल गुड्स का देखो नहीं लिखा हुआ। कैपिटल गुड्स का अब मिलेगा। कैसे? अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन केस ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम सीज। जब आप कोई कॉम्पोजिशन स्कीम में थे, वो सीज हो गई है, तो अब आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, कैपिटल गुड्स का भी। कब से मिलेगा? इमीडिएटली प्रोसीडिंग द डेट फ्रॉम विच ही बिकम लाइबल टू पे टैक्स। जब वो नॉर्मल टैक्स पेयर बना, जिस दिन उसकी कंपोजिशन स्कीम सीज हुई, बंद हुई, उस दिन वो नॉर्मल टैक्स पेयर बन गया, उसके एक दिन पहले देख लो। तो जो भी उसके बाद उस दिन इनपुट पड़े होंगे, कैपिटल गुड्स भी पड़ा होगा, आईटीसी मिल जाएगा। और कैपिटल गुड्स में कंडीशन है, उसको कैपिटल गुड्स को पूरा आईटीसी नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। कैसे? क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स शैल बी रिड्यूस्ड बाय 5% फॉर एवरी क्वार्टर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का आईटीसी मिल तो जाएगा उसे, लेकिन 5% क्वार्टर, हर क्वार्टर का 5% कट के मिलेगा। इसको हम एग्जांपल को समझते हैं। जैसे कि मिस्टर सी एक कॉम्पोजिशन डीलर है,
जिसने कैपिटल गुड्स परचेज किया था 1 अप्रैल 2019 को 1 लाख रुपए का और 18,000 का जीएसटी पे किया। अब 2 अप्रैल 2020 को वो सीज हो गया कॉम्पोजिट स्कीम में और बन गया दोबारा से नॉर्मल टैक्स पेयर। अब क्या करेंगे, जैसे कि मैं आपको बताया था, जब वो नॉर्मल टैक्स पेयर बन जाएगा तो उसके एक दिन पहले देख लो, उस दिन से आईटीसी मिलेगा। तो 1 अप्रैल 2020 को हमने देखा कि भाई क्या क्या है इसके पास। हमने देखा कि कैपिटल गुड्स इसमें पड़ा हुआ है 1 लाख रुपए का और 18,000 का जीएसटी दिया था। तो आपको 18,000 का जीएसटी क्रेडिट तो मिल जाएगा, लेकिन कम होके मिलेगा 5% क्वार्टर। हर क्वार्टर का 5% कट के, कब से, जब आपने खरीदा था या जब आपका, देखो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, जब आपने खरीदा था तो उस दिन इनवॉइस इशू हुआ होगा ना, ऐसा मान के चलो जिस दिन आपने खरीदा उसी दिन तो आप इनवॉइस इशू हुआ है। तो 1 अप्रैल 2019 से लेकर 1 अप्रैल 2020 तक 1 साल हो गया है। और 1 साल में 4 महीने, 4 क्वार्टर आते हैं। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। 12 महीने में 4 क्वार्टर आते हैं, हर 3 महीने के बाद 1 क्वार्टर आता है। 12 को 4 से डिवाइड कर दो तो पूरे साल में कितने क्वार्टर आ गए, 4 क्वार्टर। तो एक क्वार्टर का 5% कटेगा, तो 4 क्वार्टर कितना कटेगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5% इंटू 4, 20%। तो 20% टोटल कटेगा किसका, जो 18,000 का आपको आईटीसी मिल रहा था। आईटीसी मिल रहा था 18,000 रुपये का जो आपने पे करके आए थे पीछे, तो उसका 18,000 का 20% कटेगा, कितना, 3600 रुपये। तो 14,400 रुपये का आईटीसी आपको मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। तो जब भी आपने कैपिटल गुड्स का आईटीसी लेना है तो आपको देखा जाएगा कि पूरे साल में जब जब से आपने खरीदा था तब से लेकर अब तक कितने क्वार्टर आ रहे हैं, हर एक क्वार्टर का 5% काटो, आईटीसी लो। आगे बढ़ते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन केस ऑफ एग्जम्प्टेड सप्लाई बिकम टैक्सेबल। ये भी बेसिकली सेम ही है, जैसे कि आप कॉम्पो स्कीम में नॉर्मल में आ गए, ऐसे ही आप एग्जाम बेच रहे थे सामान, अब आप टैक्सेबल हो गया वो, तो आप टैक्स पेयर बन गए। उसमें भी आपको आईटीसी ऐसे मिलेगा, जो भी आपके पास इनपुट है, स्टॉक है, जो भी सेमी फिनिश गुड्स है, जब आप एग्जाम सप्लाई बेच रहे थे, जो कैपिटल गुड्स है, यहाँ पर भी कैपिटल गुड्स का मिल जाएगा। ऑन द डे इमीडिएटली प्रोसीडिंग, ये हर एक में लाइन आएगी, फ्रॉम विच बिकम सप्लाई बिकम टैक्सेबल। जब आप टैक्सेबल हुए, जब सप्लाई टैक्सेबल हुई उसके जस्ट एक दिन पहले से। बट इसमें एक कंडीशन है, एक कंडीशन है, सबसे खतरनाक कंडीशन क्या है, कि खाली गुड्स का मिलेगा, सर्विस का नहीं मिलेगा। खाली गुड्स का मिलेगा, सर्विस का अगर एग्जाम हो गई है, एग्जाम सर्विस टैक्सेबल होगी अगर वो, उसका नहीं मिलेगा आपको आईटीसी, वो भूल जाना आप। तो सिर्फ एग्जाम जो आप गुड्स बेच रहे थे अगर वो टैक्सेबल हुआ है, गवर्नमेंट कह रही है कि हम आपको इजाजत सिर्फ उसी की ही देते हैं, बाकी की ना लेना। और इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन टैक्स इनवॉइसेस ओल्डर देन 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ टैक्स इनवॉइस आर नॉट एलिजिबल। ये पॉइंट हर एक में आएगा, लेकिन इसका पॉइंट का पूरा कंडीशन में आपको अगला पॉइंट आएगा ना, उसमें पूरा लिखा हुआ डिटेल। ये लाइन हर एक में आएगी कि जब आपका इशू हुआ था इनवॉइस, सपोज करो मैं स्टॉक खरीद के लाया पिछले साल, लेकिन जब मैंने देखा कि यार उसको तो 1 साल हो चुका है, यानी कि डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस से आज जो डेट आ रही है उसको तो 1 साल से ज्यादा हो गया है, तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। 1 साल के अंदर अंदर तक आपको आईटीसी क्लेम करना होता है। अभी आपको बताऊंगा इसके अगला पॉइंट में, तब आपको समझ में आएगा कि ये हर एक में पॉइंट आएगा। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, यहाँ पर वही चीज है, कैपिटल गुड्स का आईटीसी आपको 5% क्वार्टर का कट के मिलेगा, जो मैंने आपको बताया था। इसमें बस आपको समझना पड़ेगा कि कैसे आपको मिलेगा आईटीसी। आपको डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ेगी, डिक्लेरेशन फॉर्म फाइल करना पड़ेगा जीएसटी आईटीसी 1 में, और बताना पड़ेगा कि क्या क्या का स्टॉक है, क्या क्या इनपुट्स है विद इन 30 डेज। जब 30 दिन के अंदर बताना पड़ेगा भाई, जब आप लाइबल हो गए हो, है ना, जब आप लाइबल हो गए हो, आपका आपका सप्लाई टैक्सेबल हो गया, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको बताना पड़ेगा। जब बताओगे तो समझ कैसे आएगा गवर्नमेंट को, पहले बताओ तो सही कि भाई देखो मेरे पास ये इनपुट है, इसका आईटीसी लेना है मुझे। अब डिक्लेरेशन जब कर दोगे तो सर्टिफाई होना पड़ेगा, अगर उसकी एग्रीगेट वैल्यू 2 लाख से ऊपर है। अगर 2 लाख से ऊपर है एग्रीगेट वैल्यू इनपुट्स की सभी की, तो आपको आपको वो डिक्लेरेशन सर्टिफाई करवाना पड़ेगा चार्टेड अकाउंटेंट से। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम शुड बी वेरीफाइड विद द कोरस्पोंडिंग डिटेल फर्निश्ड बाय कोरस्पोंडिंग सप्लायर। जो सप्लायर है जिससे आपने खरीदा था उसकी डिटेल को वेरीफाई कराना पड़ेगा, कि पता तो चले कि आपने सप्लायर से खरीदा था कि नहीं खरीदा था, या झूठ मूठ के इनवॉइस बनवा दिया। इन GST-R1 GST-4 में आपको वो वेरीफाई करवाना पड़ेगा। अब मैं आपको जो बता रहा था कंडीशन रिस्ट्रिक्शन, क्रेडिट क्लेम करने की कुछ कंडीशन रिस्ट्रिक्शन है, सेक्शन 18 सेक्शन 2 में बता रखे हैं कि टैक्सेबल पर्सन इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी क्लेम कर सकता है 1 साल के अंदर। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस आप क्रेडिट क्लेम ही नहीं कर सकते।
मिस्टर ए shall not be entitled to take credit of stock held on 1 अप्रैल 2020 if tax invoice issue is prior to 31 मार्च 2019। अगर 31 मार्च 2019 के प्रायर उसका इनवॉइस इशू हुआ था तो 1 साल से ऊपर हो जाएगा उसे, तो 1 साल से ऊपर हो गया तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम ही नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। यहाँ तक क्लियर है आपको सारे पॉइंट? इतना सिंपल है, कुछ है कि कॉम्प्लिकेटेड? कुछ भी नहीं है। अब एक और पॉइंट समझ लेते हैं, मर्जर अमालगमेशन सेल। अब मर्जर अमालगमेशन सेल का मतलब क्या होता है, समझ लो। इसका मतलब सिंपल से यही है कि आपने किसी तरह अपना बिजनेस ट्रांसफर कर दिया किसी और को। सिंपल सा मतलब ये है, जैसे कि ए ने अपना बिजनेस बी को ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर का मतलब बेच दिया, कि अब ए की एंटिटी खत्म हुई, बी आ गया, या ए और बी ने मिलके सी कंपनी बना दी, तो ए और बी बंद हो गए, सी आ गई। तो जो ट्रांसफर करता है अपना बिजनेस उसे बोलते हैं ट्रांसफर, और जिसने खरीद लिया उसे बोलते हैं ट्रांसफरी। यही चीज लिखी हुई है। तो व्हेन देयर इज कॉन्स्टिट्यूशन चेंज, व्हेन देयर इज चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, जब कोई कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है, यानी कि पूरा बिजनेस ही बंद हो गया, नया आ गया है, तो आपका रजिस्टर्ड पर्सन अपना आईटीसी ट्रांसफर कर सकता है जो अनयूटिलाइज रह गया है। जो अनयूटिलाइज यानी कि अब आईटीसी आपको कुछ पड़ा हुआ था आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, तो वो ट्रांसफर कर सकता है अपने दूसरे बिजनेस के अंदर जो ट्रांसफरी है, जो जिसको आपने बिजनेस बेचा है उसको वो ट्रांसफर कर सकता है। इसका प्रोसीजर क्या होगा? प्रोसीजर क्या होगा, उसको पहले रिटर्न फंड सॉरी जीएसटी आईटीसी 2 में डिटेल फर्निश करनी पड़ेगी। जैसे कि इसको यहाँ पर आईटीसी 1 में करनी पड़ी थी ना, जब आपका एग्जाम सप्लाई से टैक्सेबल हुआ था, यहाँ पर आईटीसी 2 में डिटेल फर्निश करनी पड़ेगी, और वो रिक्वेस्ट भी फर्निश करनी पड़ेगी कि मैं अनयूटिलाइज क्रेडिट ट्रांसफर करना चाहता हूँ ट्रांसफरी को। लेकिन अगर इन केस ऑफ डी मर्जर हो गया, डी मर्जर में क्या होता है कि दोनों कंपनी अलग अलग हो गई है। जैसे कि ए और बी ने मिलकर सी कंपनी बनाई, अब सी कंपनी बंद होगी, सी कंपनी ने डी मर्जर हो गया, डी मर्जर मतलब खत्म हो गया मर्जर, अब ये और कंपनी दोबारा आ गई है, तो सी कंपनी से जो आईटीसी है वो दोनों को ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को तो आईटीसी आता ही है। तो वो कैसे ट्रांसफर होगा? ऑन द रेशियो वैल्यू ऑफ एसेट। तो अपोर्शन होगा इन द रेशियो वैल्यू ऑफ एसेट, जो ए और बी की वैल्यू ऑफ एसेट्स है उनके हिसाब से होगा, कि अगर बी की वैल्यू एसेट ज्यादा तो उसको आईटीसी ज्यादा दो, नहीं है तो जानो। इतना सिंपल होता है। इसमें कुछ ऐसे और चीजें भी है कि ट्रांसफरर को एक सर्टिफिकेट इशू करना, सर्टिफिकेट कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी चार्टर्ड अकाउंटेंट से, कि ये मर्जर जो हुआ है, अमालगमेशन जो हुआ है, ये विद स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी का, कि इसमें लायबिलिटी भी ट्रांसफर हुई है। ये सर्टिफिकेट इशू करवाना पड़ेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट से, और उसकी कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं करेगा तो नहीं ले सकता, कि ट्रांसफर लायबिलिटी भी हुई है इस मर्जर के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ट्रांसफरी को कॉमन पोर्टल में ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो भी इसने ट्रांसफर ने डिटेल फर्निश करी आईटीसी 2 में, देखो मेरे पास ये स्टॉक है, ये कैपिटल गुड्स है, तो वो सारा का सारा एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब जाके उसके क्रेडिट होगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। अगर वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा इनपुट्स और कैपिटल गुड्स, तो भाई उसका उसका फिर आईटीसी नहीं मिल पाएगा। समझ गए? यही लिखा हुआ है, किसको आईटीसी 2 में जो फर्निश करा है डिटेल उसको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, उसके क्रेडिट हो जाएगा अकाउंट में, और वो सारे अकाउंटेड कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट में अपने, वो डाल सकता है। समझ गए? इतना सिंपल है। इसमें कैपिटल गुड्स, देखो कैपिटल गुड्स का आईटीसी स्टार्टिंग में नहीं मिल रहा था, फ्रेश रजिस्ट्रेशन में नहीं मिल रहा था, यहाँ पर भी मिलेगा, साफ साफ लिखा हुआ है कैपिटल गुड्स भी लिखा हुआ है ना, तो कैपिटल गुड्स का भी आपको आईटीसी मिल सकता है यहाँ पर भी, क्योंकि ये मर्जर डी मर्जर हो रहा है, या जब ऐसे चीजें होती है ना, जब कोई सेल जब एग्जाम टैक्सेबल होगी, कॉम्पोजिट स्कीम नॉर्मल बन गया, इस केस में मिल जाता है। प्रोसीजर इन केस ऑफ डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर, कभी कभार अब सोल प्रोप्राइटर काम कर रहा था, डेथ होगी, तो ऐसे केस में क्या होगा, अब आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन कैंसिल की। वो कोई लीगल हायर ये सक्सेसर कर सकता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन 16 में। लेकिन अगर लीगल हायर कंटिन्यू करना चाहता है, अगर लीगल हायर कंटिन्यू करना चाहता है बिजनेस को, तो गवर्नमेंट कह रही है कि उसको हम ट्रांसफर ऑफ बिजनेस मानेंगे। जैसे कि इसमें हुआ था मर्जर अमालगमेशन में, इसको हम क्या करते हैं, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस ट्रांसफर हो गया, तो अनयूटिलाइज क्रेडिट हम दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी होगा कि हम इसको ट्रांसफर बिजनेस मानेंगे, तो क्रेडिट शैल बी अलाउड टू बी ट्रांसफर्ड एज पर सेक्शन 18 सबसेक्शन 3। यहाँ पर क्रेडिट आपका ट्रांसफर होगा 18 सबसेक्शन 3 के हिसाब से, एंड रूल 41 ऑफ सीजीएसटी रूल के हिसाब से। तो रजिस्टर्ड पर्सन शैल
फाइल फॉर्म जीएसटी आईटीसी 2, जैसे कि इसमें हुआ था, जीएसटी आईटीसी 2 फॉर्म फाइल करना पड़ा था, इसमें इसको भी करना पड़ेगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन विच इज रिक्वायर्ड टू बी कैंसिल, जो रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल करवानी है उसका आईटीसी 2 फॉर्म करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाने से पहले फ्रॉम जीएसटी आईटीसी 2 शुड बी फाइल्ड बिफोर सबमिटिंग कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन। क्योंकि अगर आपको आईटीसी ट्रांसफर नहीं हुआ तो आप बिजनेस क्यों करोगे? अगर लीगल हायर को भैया बिजनेस करना है वही वाला, तो उसको आईटीसी ट्रांसफर करवाना पड़ेगा, बिकॉज हम ट्रांसफर ऑफ बिजनेस मान के चल रहे हैं, इसको भी लिखा हुआ है ना, ये ट्रांसफर ऑफ बिजनेस मान के चल रहे हैं इसको। तो जब ट्रांसफर बिजनेस मान के चल रहे हैं तो आईटीसी ट्रांसफर जब तक नहीं करवाएगा तो फिर आईटीसी नहीं मिल पाएगा उसे। तो कैंसिलेशन करवाने से पहले उसको आईटीसी 2 फॉर्म फाइल करे कि देखो मैं वही चीज जैसे तो लिखी हुई थी कि आईटीसी 2 फॉर्म फाइल करूंगा मैं, कि देखो मैं ना बिजनेस ट्रांसफर कर रहा हूँ, मुझे अपने आप को ही ट्रांसफरी को, और मुझे अनयूटिलाइज्ड क्रेडिट ट्रांसफर करवाना है, और ये मेरी डिटेल है, ये स्टॉक है, ये सब कुछ है, कैपिटल गुड्स है, ये सब कुछ है। तब वो कैंसिल करवाए। ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रांसफरी, ट्रांसफरी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो फिर इसको क्रेडिट हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है। अब देखो एक और पॉइंट समझते हैं। ट्रांसफर ट्रांसफर ऑफ आईटीसी ऑन ऑब्टेनिंग सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल प्लेसेस। समझ आ रहा है अच्छे से आपको कि भाई कभी कभार आप एक स्टेट के अंदर बहुत सारे बिजनेस आप कर रहे होते हो, उसकी सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले रखी होती है, तो भाई आपको आईटीसी कभी कभार आपको लगता है कि यार मैं दूसरे बिजनेस में ट्रांसफर कर दूं, मेरा फायदा हो जाएगा, तो आप कर सकते हो। तो फॉर्म 2A कह रहा है रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज ऑब्टेन सेपरेट रजिस्ट्रेशन मल्टीपल प्लेसेस, बिनती पर मिशन कर रखा है, इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन रूल 41, वो ट्रांसफर करना चाहता है अपना अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। अनयूटिलाइज्ड, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा, अनयूटिलाइज्ड कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो ट्रांसफर करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन वो करने के लिए उसको 30 दिन के अंदर अंदर रिटर्न आपको डिटेल फर्निश करनी पड़ेगी फ्रॉम ऑब्टेनिंग सेपरेट रजिस्ट्रेशन। जैसे ही वो सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसने अगर डिटेल फर्निश नहीं करी कि देखो मेरा ये बिजनेस है, ये स्टॉक उसमें रखे हुए हैं और मैं ट्रांसफर करना चाहता हूँ, फॉर्म जीएसटी आईटीसी 2 है, यहाँ पर जीएसटी आईटीसी 2 था ना, जीएसटी आईटी 2 में फर्निश करनी पड़ेगी, देखो मैं ना ये सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले रहा हूँ तो मेरे को ना ट्रांसफर करना है आईटी, कर देगा वो ट्रांसफर। वो चाहे अपने थ्रू कर सकता है या थ्रू फैसिलिटेशन है, थ्रू फैसिलिटेशन सेंटर नोटिफाइड इन दिस बिहाफ बाय कमिश्नर, चाहे वो फैसिलिटेशन सेंटर के थ्रू करे या खुद से करे डायरेक्टली कर सकता है। लेकिन समझ आ गई बात? अगला पॉइंट समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। हमने ये तो समझा कि आपको आईटी से मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा, वैसे मिल जाएगा, फलाना मिल जाएगा, ढिगलाना मिल जाएगा, लेकिन अब बात करते हैं कि रिवर्सल भी हो सकती है, कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो वापसी आ जाएगा आपके अकाउंट में, कि जो आपने लिया ले लो भाई वापसी, अब आपके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में आ गया। वो कब होगा? जब आपने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी, कैंसिल कर दिया, जैसे कि यहाँ पर हुआ था सोल प्रोप्राइटर में, इन्हें कैंसिल करने से पहले ट्रांसफर कर दिया था बिजनेस अपने आप को, ठीक है ना, तब उसने वो उसकी पहले वाली रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाई थी, पहले ट्रांसफर कर दिया बिजनेस। लेकिन अगर आपने कैंसिल हो गया खाला, अगर आपने खाली कैंसिल कर दिया तो फिर वो बिजनेस बंद हो गया, तो आईटीसी जो भी आपने लिया वो सब आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। और गुड्स और सर्विस एग्जाम्प्ट होगी, अगर आप टैक्सेबल बेच रहे थे अब एकदम से एग्जाम्प्ट होगी है, तो जो भी आपने पीछे आईटीसी लिया था वो सब आपके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा, आपको देना पड़ेगा अपनी जेब से। तो वही लिखा हुआ है, रिवर्स हो जाएगा। तो क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? शैल बी कैलकुलेटेड प्रोपोर्शनली बेस्ड ऑन द कॉरस्पॉन्डिंग इनवॉइसेस। इनवॉइसेस जो आपने इशू करे थे ना, क्रेडिट जो भी आपने लेने से पहले इनवॉइसेस जो आपके पास है उसके बेस पे आपकी वैल्यू निकाली जाएगी और उसी के बेस पे आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर इनवॉइसेस है ही नहीं उसके पास, तब क्या करें? वेयर द टैक्स इनवॉइस रिलेटेड टू स्टॉक आर नॉट अवेलेबल, तब क्या करेंगे? तब रजिस्टर्ड पर्सन को खुद एस्टिमेट करना पड़ेगा बेस्ड ऑन द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, कि देखो यार ये ना इस गुड्स का मार्केट प्राइस ये चल रहा है, उसके हिसाब से ये इसका वैल्यू बन रही है, ये जीएसटी है, वही मैंने आईटीसी लिया होगा, ऐसे उसको समझना पड़ेगा ऑन द इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन, जब वो कैंसिलेशन करवा रहा है या फिर जब उसका गुड्स एग्जाम्प्ट हो गया। तो या तो आप इनवॉइस की डेट से आप कैलकुलेट कर लो, या तो आप मार्केट प्राइस की कैलकुलेट वैल्यू से कैलकुलेट कर लो आईटीसी, उसके हिसाब से उसको वापस ही मिल जाएगा। लेकिन कैपिटल गुड्स में थोड़ा अलग है केस है, ये सबसे बड़ा जरूर समझना है कैपिटल गुड्स में कैसे मिलेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट इन्वॉल्व इन रिमेनिंग रेजिडुअल लाइफ इन मंथ शैल बी कैलकुलेटेड ऑन प्रो राटा बेसिस। जितनी इनपुट टैक्स क्रेडिट की मतलब जो भी कैपिटल गुड्स की रिमेनिंग रेजिडुअल लाइफ रह गई है उसके बेस पे मिलेगा, और वो
आईटीसी उसका प्रो राटा बेसिस पे कैलकुलेट होगा रेजिडुअल लाइफ को, और रेजिडुअल लाइफ देखी जाती है 5 साल। हम इसमें रेजिडुअल मान के चलेंगे कैपिटल गुड्स की 5 साल। इसको समझाने के लिए नीचे एग्जांपल दे रखा है बहुत बढ़िया। जैसे कि कैपिटल गुड्स आपने 3 साल यूज करे, कितने यूज करने थे? 5 साल यूज करने थे। क्या 5 साल की हम मान के चलेंगे आपकी रेजिडुअल लाइफ है कैपिटल गुड्स की। आपने यूज करा 3 साल 6 महीना 15 दिन, 3 साल 6 महीना 15 दिन, यानी कि 42 मंथ। ध्यान रखो 15 दिन को हम नहीं गिनते, सिर्फ 3 साल 6 महीने को गिन रहे हैं, तो 42 डेज 42 मंथ हो गए। तो हमेशा पार्ट ऑफ मंथ नहीं गिनना आपने, डे पार्ट ऑफ मंथ नहीं गिनना, ठीक है ना। द रिमेनिंग रेजिडुअल लाइफ कितनी रह गई है, क्योंकि देखो पूरे 5 साल होते हैं, 3 साल 6 महीना यूज करा, 5 साल में कितने महीने होते हैं? 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 मंथ होते हैं एक महीने में, एक साल में 60 मंथ होते हैं। 60 में से 42 का कितना होता है? 18 मंथ। आप इग्नोर इग्नोर कर दो 15 दिन को, हमेशा उन्होंने ऊपर का लिखा है, मंथ लिखा है, तो मंथ को गिनना है, उसके अंदर जो दिन कितने आ रहे हैं वो नहीं गिनना। 15 दिन हो गए कोई दिक्कत नहीं है, मंथ को गिनेगा खाली। तो 18 महीने हो गया। तो आईटीसी सपोज करो इनपुट टैक्स क्रेडिट इज टेकन ऑन सच कैपिटल गुड इज इक्वल टू सी। सपोज करो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था, जितना आपने यूज करता 42 मंथ में, सी अमाउंट का लिया था, तो आईटीसी रिक्वायर्ड टू बी रिवर्स टू द रिमेनिंग रेजिडुअल लाइफ। आईटीसी कैसे रिवर्स होगा कि जो आपने जितना आईटीसी लिया उसको मल्टीप्लाई करा जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करा जाएगा 18/60 से। एक तो देखा जाएगा कि उसकी आईटी आपका जो रेजिडुअल लाइफ कितनी है, 5 साल है, तो 60 महीने से डिवाइड करा, और जितनी उसकी मंथ रह गए हैं बचे कुचे उससे मल्टीप्लाई करा। मतलब कि पूरा आईटीसी आपको रिवर्स नहीं होगा, उसको जितने मंथ उसके रह गए हैं उसके हिसाब से होगा। तो उसको कैलकुलेट कर लिया जाएगा कि 18/60 कि 18 महीने रह गए हैं, 60 महीने थे, 60 महीने चलाना था लेकिन पूरा इस्तेमाल नहीं करा, 18 महीने रह चुके हैं अभी सिर्फ, तो 18 महीने जितने रह गए हैं सिर्फ उसी का आईटी से रिवर्स होगा, पूरा नहीं होगा, क्योंकि ये 18 महीने आप यूज नहीं करोगे उसको। तो जितने आपने यूज करा है उसका आईटी से रिवर्स नहीं होगा, जितने आप यूज नहीं करोगे उसका आईटी से कैलकुलेट करेंगे, वो आपका वापसी मिलेगा। तो सी को मल्टीप्लाई करेंगे 18/60 से, यानी कि आपने ये कैलकुलेट कर लिया कि 18 महीने का जितना आप यूज नहीं कर रहे उसका आईटीसी कितना है, वो आपका रिवर्स हो जाएगा। अगला पॉइंट एक और इंपॉर्टेंट है कि कभी कभार आपने कैपिटल गुड्स आपने खरीदा, आईटीसी ले लिया, लेकिन उसको सेल कर दिया वापसी, आईटीसी लिया और सेल कर दिया। तो अगर आपने कोई ऐसा चीज करी है कि आपने आईटीसी लिया और सेल कर दिया, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल पे एन अमाउंट इक्वल टू द इनपुट टैक्स क्रेडिट टेकन ऑन सैड कैपिटल गुड्स रिड्यूस्ड बाय 5% पर क्वार्टर। क्या आपका आईटीसी पहले कैलकुलेट होगा कि 5% क्वार्टर को रिड्यूस करके, या फिर टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सच कैपिटल गुड्स डिटरमाइंड इन सेक्शन 15 व्हिच एवर इज हायर। इसको समझाने के लिए एग्जांपल लिखा हुआ है। जैसे कि मिस्टर सीजी ने परचेज की मशीन 1 जुलाई 2018 को 10 लाख रुपए की, और जीएसटी पे किया 18% का उस समय, तो उस समय ने आईटीसी ले लिया होगा। 2/10/2019 को इसने मशीन में सोल्ड कर दी 7.5 लाख रुपए में। अब इसका आईटीसी रिवर्स कैसे होगा? आपको पहले देखा जाएगा कि जब से उसने खरीदा था तब से लेकर आज तक सितंबर 2019 तक, इसके बाद था ना ये मशीन, कितने क्वार्टर आते हैं? आपने कहा 6 क्वार्टर आते हैं, सपोज तो 6 क्वार्टर आते हैं, तो 6 क्वार्टर का आपका रिड्यूस हो जाएगा आईटीसी। आपको पता है कि आईटीसी कैपिटल गुड्स का रिड्यूस होता है 5% का। तो आपका पहले देखा कि आईटीसी लिया कितना होगा, 1 लाख का 18% कितना बनता है? 1,80,000 कब मिलता है? आईटीसी मिलना था, लेकिन 6 क्वार्टर आते हैं, हर क्वार्टर का 5% होता है, तो 6 क्वार्टर कितना हो जाएगा? 6 से मल्टीप्लाई कर दो 5 को, 30%। तो 30% निकालोगे 1,80,000 कितना आएगा? 54,000। तो आईटीसी फिर इसका मतलब 54,000 कम मिलेगा 1,26,000 का। तो या तो ये रिवर्स होगा, या तो ये आपको वापसी मिलेगा, या फिर टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन वैल्यू। अगर आपने बेचा बहुत महंगा है सर, 7.5 लाख का बेचा है, उसका टैक्स कितना बन रहा था? 18%, 1,35,000 बन रहा है। तो इन दोनों में जो भी वैल्यू ज्यादा आएगी ना उसको रिवर्स होगा। तो आप देखो तो इसको बल्कि उल्टा पड़ गया, इसको बेचने से नुकसान हो गया। क्यों? पहले इसको 1,26,000 रुपए का आईटीसी मिल गया था, लेकिन वो अब रिवर्स कितने हो गया? 1,26,000 का नहीं हुआ रिवर्स, 1,35,000 का हो गया है। यानी कि इसको 9,000 रुपए ज्यादा अब आउटपुट टैक्स की लायबिलिटी बन गई है। चलो 1,26,000 अगर रिवर्स होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, ना फायदा नुकसान हुआ, ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। जितना आपको पीछे आईटीसी मिला था वो वापसी आ गया, लेकिन यहाँ तो 1,35,000 का आ गया, तो उल्टा नुकसान हो गया इसे। तो ऐसा भी हो सकता है भाई, जब आप महंगा बेचोगे तो 18% का जीएसटी उससे ज्यादा लग गया, फिर तो महंगा पड़ गया। आई होप
क्लियर हो गया आपको अच्छे से? बिल्कुल मैं जानता हूँ पूरा का पूरा अच्छे से क्लियर हो। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फैला दीजिए और बाकी वीडियो देखते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।